देखिए, हम बगैर साजो सामान के हम डोर टू डोर जाके हर लोगों के साथ में जाके हमने अवाम के सामने जाके शहर के मोअज़्ज़िज़ लोगों के सामने जाके हमने हमारी तमाम दास्तान रखी और हमने बताया है कि इस बार इत्तेहाद पैनल का जीतना क्यों ज़रूरी है। क्यों, तो जिस तरीके की उम्मीदवारी इस शहर के ऊपर थोपने की कोशिश की गई, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिए गए जिनको समाज में कोई स्थान नहीं है। और जैसा देख रहे होंगे आपके तखिर हसन खान हमारे चिल्ला चिल्ला के बोले कि एक उम्मीदवार तो ऐसा है जिसको हमने कभी देखा भी नहीं, वो आज तक वोट मांगने नहीं आया। अरे इनका ये उम्मीदवारों का टिकट खरीदने के बाद भी इतना घमंड कि वोट मांगने तक दरवाजा तक नहीं जा रहे, क्या जागीर समझ रहे? अरे जब आप वोट मांगने नहीं आ रहे तो कल लोगों का काम क्या करेंगे? वो तो आप तो खुला बोल देंगे हम तो मांगने, आपने क्यों डाले हमको? इसलिए हम मुखलिसाना तौर पर अपील करके लोगों तक पहुंचे, हमारे किए हुए काम लोगों को गिनाए और कारपोरेशन में किन चीजों की जरूरत है वो हमको मालूम, कारपोरेशन से फंड कैसे लाके जमीन पे काम उतारा जाता है वो हमको मालूम। पूरे इलेक्शन में आप मेरे को बताइए कि इनके मुंह से, इनके जबान से कहीं कारपोरेशन की स्कीम की एक भी बात निकली क्या? कारपोरेशन का एजेंडा और कारपोरेशन का मैनिफेस्टो और कारपोरेशन का काम पूरे इनके इलेक्शन से है। ऐसे इलेक्शन होते क्या? खाली इनने ये करा, उनने वो करा, खाली यही बात है, साथी झगड़े, जाति मैं चल रहा पूरा। तो ये तमाम चीजें हमने अवाम के सामने रखी कि इत्तेहाद पैनल की जरूरत क्यों पड़ी, अयूब खान साहब को क्यों मैदान में आना पड़ा, पप्पू को, मेरे को क्यों मैदान में आना पड़ा, किस तरीके से नाइंसाफी की गई, कैसे वादे खिलाफे की गई। और सबसे अहम बात आपके चैनल पे बोल रहा हूं मैं, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है शहर के लिए कि हमारे कायदे मोहतरम असद अवीसी साहब ने एक बार नहीं, तीन तीन बार तमाम कारपोरेटरों से वादा किया कि आप लोगों ने एमपी की सीट जिताई, मैं सब लोगों को रिपीट कारपोरेटर को टिकट दूंगा। एक एक लफ्ज सच बोल रहा हूं मैं, कोई गलत बात नहीं इसके अंदर। कायदे मोहतरम असद अवीसी साहब ने हैदराबाद में एक बार कहा, औरंगाबाद में 2 बार कहा कि जितने कारपोरेटर चुन के आए हुए हैं, जो लोगों ने ईमानदारी से काम करके एमपी जिताया, मैं तमाम सिटिंग कारपोरेटरों को दोबारा टिकट दूंगा। आप तो असद साहब से बड़े निकल गए, आप तो अपने ख्वाहिश से बड़े निकल गए, पूरे कारपोरेटर के टिकट काट दिए। ये तमाम बातें लेके हम लोगों तक पहुंचे और लोगों ने हमारी बात पे एतमाद किया और इंशाल्लाह चारों के चारों पैनल के इत्तेहाद पैनल के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। दोनों बाप बेटों ने ही टिकट का बंटवारा किया, इस तरह का भी इल्जाम लगाया। नहीं देखिए, मैं चिश्ती साहब, मेरा एक मिजाज है कि जिम्मेदार इम्तियाज जलील साहब है, उनके बेटे के ताल्लुक से या किसी की फैमिली के ताल्लुक से या किसी और के बेटे के ताल्लुक से मैं ना बदकलामी करता ना गंदी सियासत करता, लेकिन जिम्मेदार इम्तियाज जलील साहब जरूर, इतना जरूर कहूँ। क्या वजह रही जो इतने एहमान के खंबीर नगर सेवकों को एकदम से बासुदर के नौजवानों को ऐसा को टिकट दिया गया जो कभी नजर तक? मैं आप तीनों पत्रकारों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इम्तियाज जलील साहब से पूछो कि जब असद अवीसी साहब ने 3-3 बार वादा किए थे कि रिपीट टिकट देंगे हम पूरे कारपोरेटरों को, दोबारा टिकट देने का वादा किए थे हम लोगों को, आप तमाम कारपोरेटरों से पूछ सकते हैं बात, सबकी मौजूदगी में कहा, इसलिए तो हम लोग मुतमईन थे। अब असद साहब से ये बड़े कब से बन गए? असद साहब से ज्यादा इनका मुकाम कब से आ गया? और असद साहब के कहे हुए वादों को बाजू डाल के ऐसा कौन सा लालच इनके सामने आ गया था कि पूरे सिटिंग कारपोरेटर के टिकट काट दिए? ये आपको सवाल उनसे करना है। उनका कहना है कि ये पार्टी का और कायद का डिसीजन था, मेरे अकेले का नहीं। हमारे कायद ने आज तक जितने भी वादे किए हैं उन्होंने अपने वादों से वफा किए और हमारे कायद ने हमसे वादा किया था कि आप लोगों को रिपीट टिकट दिया जाएगा। इन तक इतना भी पहुंचा दी गई थी कि तमाम लोगों को अपने रिपीट टिकट दो। आप कायद का नाम लेके अपने गंदे कारोबार छुपा नहीं सकते उनके आड़ में। अच्छा, उनसे ये तो पूछो ना कि 3-3 बार, अब 3 बार तो एक ही टाइम में 3 मारने वाले, जब एमपी चुन के आए तो बोले, फिर उसके 6 महीने के बाद और बोले, फिर हैदराबाद में हमारी दावत दी, फिर 1 साल के बाद तब बोले। हर बार हमारे कायदे मोहतरम को उनका वादा याद था कि मैंने आप तमाम से वादा किया है, मैं तमाम कारपोरेटर को वापस रिपीट टिकट देने वाला हूँ, दोबारा टिकट देने वाला हूँ। ये भी है, कितनी सीटें आने की इम्कान है? सिंगल डिजिट 3 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। इस तरह का भी रूमर चल रहा है मार्केट में कि ये पूरी टीम ने खासदार भी हराए और आमदार भी हराए, इसलिए बाजू किया गया। अच्छा, तो इतने पावरफुल थे हम, तो फिर हम बिल्कुल बराबर हम जीत के आ रहे थे, हम तो फिर बराबर जीत के आ रहे कि अगर ये इल्जाम जो लगा रहे नहीं है, देखो जीत हार का फैसला अल्लाह करता, जहाँ इरादों में खलल आता, जहाँ इरादे गलत हो जाते हैं
वहां अल्लाह तबारक ताला अपने फैसले कर देता है। ईमान कहाँ गया आपका? अब हम कौन होते किसको जिताने हराने वाले? काविश आप भी करेंगे, मेहनत हम भी करेंगे, लेकिन जीत हार का फैसला तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। और अगर तुम इससे भी इनहराफ कर रहे तो फिर आप तो कुफ्र के कगार तक जा रहे हैं। आपकी गाड़ियों में पेट्रोल कौन डालता है? अतुल सावे और संजय सिरसा। नहीं देखिए, ये सारे धंधे उनके, हमारे नहीं है। ये उनके नाम के ढोल बजाते फिर रहे, हम थोड़ी फिर रहे। उनके नाम के नखारे बजा रहे क्यों? मेरे को एक बात बोलिए, और नफरतें बढ़ा रहे क्यों? भाई संजय सिरसा साहब के ताल्लुक से और अपने अतुल सावे साहब के जो नगारे बजा रही है, तो उनके नाम पे इलेक्शन लड़ रही है। आपके पास में आपके जो चुन के आने वाले 2-5 लोग, वो जाके क्या उजाला पटकने वाले कारपोरेशन में पूरी कंपनी को बोले क्या उन्होंने? जबरदस्ती संजय सिरसा साहब के फैमिली के ताल्लुक से बोले और अतुल सावे साहब के ताल्लुक से बोले, जनाब को ताजिर के पीछे पड़ जा रहे, कभी किसके पीछे पड़ जा रहे। अरे आपके पास में कारपोरेशन का विजन और प्रोग्राम प्लानिंग क्या है, बोलेगा कहीं इन्होंने? ये बात करो। जबरदस्ती सबको दुश्मन बना के नफरत बढ़ाने के धंधे कर रहे। मैंने जिनको दिया वो 100% चुन के आएंगे, इस तरह का उनका वादा। ये क्या है? आप क्या ज्योतिषी है, नुजूमी है, क्या है? क्या है आप? अंदाजा हम लगा रहे सर्वे करने के बाद 3-5 सीटों में सिमट गए। हमारे नेशनल लीडर को चंपा चौक से रैली करा रहे, चंपा चौक पे लाके जलसा करा रहे, और 6 नंबर के किराड़पुरे के कटकट गेट के कोने पे लाके सभा करा रहे। सब फ्लॉप, सब फ्लॉप। ये काम करके रखे। जज्बाती नारे को आप कैसे देखते हैं? आप जज्बाती नारे कहाँ रहे साहब? तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो लोग कह रहे 25 लाख 30 लाख। आप कह रहे हैं कि भाई शेर आया, तो लोग बड़े कहीं से शेर नहीं आ रहा, तो चोर आया कर रहे। आपने सुने नारे के? इस इलेक्शन में ये नारे कैसे गुम हो गए? और एक नारा बहुत धूम चल रहा था, नीम का पत्ता कड़वा है। ठीक है, देखो जिनके दिल दुखते उनके सबके इजहार करने के ख्याल अलग अलग होते हैं। कट्टर वो रामायण के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा मैं अखलाक रामायण छोड़ के बात नहीं करूंगा, लेकिन आपकी कमियां जीती है, और आपने जितनी लापरवाही करे, आपने जितने हसद और जलन में फैसले करे, वो तो अवाम के सामने रखना मेरा फर्ज। जो नाराज है उनसे माफी भी मांगना चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वैसा कौन सा गुनाह आपने कर लिया जिसकी माफी मांग रहे? अब खुलासा करना पड़ेगा कि आपने कौन कौन से गुनाह किए जिसकी माफी मांग रहे। बात ये नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई मैंने नौजवानों को टिकट दिया। मैं तो बता चुका हूँ कि पहली लिस्ट जब आपने डिक्लेयर करा तो 80 साल के बुजुर्ग का नाम, दूसरी लिस्ट के अंदर 65 साल के बुजुर्ग का नाम, तीसरी लिस्ट के अंदर वो हमारे को खाला है 80 साल के, उनको लगा के खड़े कर दिया मैंने 5 में। क्या नौजवानों को ढूंढ के लगाया आपने? मेरे पास में बहुत ताकत किया वापस आ जाओ। मेरे पास में बहुत हिम्मत जताई कि फिर आप पार्टी को मजबूत सिपाही है। अरे मजहब इतना कामिल था, मजहब इतना मजबूत था, आपकी नजर में मेरी इतनी बड़ी कीमत थी, टिकट क्यों काटे? टिकट क्यों काटे? अगर मेरा मजबूत था तो आपने कदर नहीं की। शहर कदर रहा है। नहीं देखो, पूरे फैसला अल्लाह नियत पे देगा, और हो सकता कि नियत को खलल नहीं फिर ये हाल करे। आज जब अल्लाह को से अल्लाह नाज़िल कर देते थे, इसलिए अल्लाह ने फैसला कर दिया। क्या कहेंगे नौजवानों को और जनता को? नहीं, नौजवानों से भी अदब गुजारिश है कि कौन आया कौन गया, तेरा मेरा क्या, ये सब फालतू बकवास है। अपने कैरेक्टर को संभालो, पुलिस केसेस अपने आप पे होने मत दो, किसी तशद्दुद में मत जाओ, और इनके बहकावे में जज्बाती नारों में खतरे मत आओ। देखो नारे बड़े बड़े लगा कि ये दिल्ली तक पहुंच गए, मसले हल हुए क्या? नहीं हुए। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, उनको एजुकेशन के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर जो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। जो हमारे जायज मुकाम सियासी तौर पर मिलना चाहिए था कि एमपी होने के बाद नौजवानों को नहीं मिले। और मैं कई बार नौजवानों ने कहा कि सब नए बच्चों को, मासूम बच्चों को, नादान बच्चों को सामने मत आना। हम जो पार्टी के लोग जो जिम्मेदार लोग, हमने आगे बढ़ के काम करना चाहिए। इससे खतरे में नौजवानों के मुस्तकबिल को हमने कभी खराब नहीं होने दी। क्यों? तो अगर नौजवानों के ऊपर ये हरकत होती है, अगर उनके केसेस हो जाते तो ना तो उनके पासपोर्ट बनते, ना तो उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट सही होते हैं, तो बच्चों को कारोबार होगा कहाँ से मिलता। हम देखो कौम और मिल्लत के नौ यानी हमारे, हमको आखिरी तक उनके ताल्लुक सोचना पड़ेगा। और मैं खास तौर से कहूंगा कि जो बच्चे बदतमीजी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बैठे कोई दुश्मन नहीं बनता, कोई दारा सिंह नहीं बनता, कोई पहलवान नहीं बनता।
हमारे अपने कैरेक्टर सामने आते हैं कि हम क्या हरकतें कर रहे हैं बच्चों की चीजों से। जी क्या है क्या जी वोटिंग को लेकर क्या नहीं, वोटिंग से देखो मुराद ये है कि जितने भी वोट सीटे यानी कि माइनॉरिटीज जितने भी वार्ड है वहां पर तो इनकी निशानी पूरी तरीके से पोखा हो चुकी है और ऐसे ऐसे तजुर्बेकार लोगों ने जिताने का तय कर लिया है जो वाकई समाज के बीच में रहते हैं, जो समाज के हर मसले में आते हैं, जिनके ऑफिसेस मौजूद हैं, जो बड़े से बड़े हसास मसले में बिल्कुल कौम और मिलत के सामने डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, ऐसे ही लोगों के ऊपर शहर के लोग चुनने जा रहे हैं। उसी में से हमारा एक इत्तेहाद पैनल है जिसको भारी अक्सरियत से लोग एक तारीख 7 वोटिंग करके हमको जिताने वाले। अगर जीत के आते हैं तो क्या वापस एमआईएम में जाएंगे? नहीं, देखिए जीत के आने के बाद जब हमको लोग इत्तेहाद के नाम पे हमको अरे सही इत्तेहाद तो हम करेंगे जी। शहर में इन्होंने जितनों की शख्सियतों को दागदार करने की कोशिश की, सियासत में जिन्होंने अपने बल पे अपना मुकाम बनाया उनकी सियासत को खत्म करने की कोशिश की, ऐसा हो सकता है कभी? बताइए आप मेरे को। सियासत में अगर एमएम शेख साहब ने अपना मुकाम बनाया तो कई कुर्बानियां देने के बाद बनाया। आप उनका खत छोटा करके बोलेंगे सिर्फ मई सिंह में वो नहीं चलता ऐसा। तो सबके जायज मुकाम देना चाहिए। तो और सभी की मेहनत थी। शहर के जितने सियासतदान हैं, जितने समाजी लोग हैं, इनकी सबकी मेहनत थी जब आप आमदार बने, इन सबकी ताकत थी जब आप खासदार बने। आप आते के साथ ही दलित समाज को अलग डाल दिए, सबको खत्म कर देना चाह रहे और बोल रहे कि सिर्फ मैं अकेला रहूंगा, मैं अकेला रहूंगा। सियासत नहीं चलती, इसको सियासत नहीं बोलते, इसको खुदगर्जी बोलते। ठीक है।